नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज में आपको उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके पूरी डिटेल के साथ हम यहां पर कवर करते हैं। पूरे उत्तराखंड जीके का एक मिक्स रिवीजन आपका इस सीरीज के माध्यम से हो जाता है। ये हमारी इस सीरीज की 109वीं क्लास है। अगर आपने इसकी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में परीक्षा वाणी एमसीक्यू सीरीज को लेकर काफी फ्रेंड पूछ रहे थे कि इसकी क्लास कब से शुरू कर रहे हैं, तो मंडे या ट्यूसडे से आपकी परीक्षा वाणी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज टॉपिक वाइज जो हमारी चलेगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक और पूरी डिटेल के साथ शुरू यहां पर हो जाएगी। साथ में कुछ फ्रेंड्स संविधान और ज्योग्राफी की डिटेल क्लास जो हमारी थ्योरी की चल रही थी, उनके बारे में पूछ रहे थे कि उनके बचे हुए पार्ट्स कब तक आएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसी महीने में जनवरी के एंड तक आपकी दोनों सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल के पौधे में फूल लगने का समय क्या है। देखिए, ब्रह्मकमल हमारा राजकीय पुष्प है और इसको लेकर कई बार क्वेश्चन बने हैं। ब्रह्मकमल के अगर हम फूल की बात करते हैं, इसका स्थानीय नाम क्या है, तो ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम है या स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मकमल का उल्लेख वन पर्व में देखने को मिलता है। वन पर्व किसका? महाभारत का। तो क्वेश्चन आता है, महाभारत में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है, तो ब्रह्मकमल को महाभारत में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। और इसके पौधे में जो फूल खिलने का समय है ब्रह्मकमल का, यह है आपका जुलाई से सितंबर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सुसूरिया अवेलेटा। ठीक है, यह किस कुल का पौधा है, यह भी पूछा जाता है। तो यह आपके एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, उत्तराखंड में ब्रह्मकमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में 24 और पूरी दुनिया में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है। तो आपकी जो उत्तराखंड की स्थानीय भाषाएं हैं, इनको लेकर भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं। उनसे संबंधित जो रचना है वो भी पूछी जा सकती है। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट रचना है गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। इसी रचना करी है हरिदत्त भट्ट शैलेश ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आपने याद करना है। अब भाषा के ऊपर, खास तौर पे जो स्थानीय भाषाएं हैं, इनके ऊपर किसने कौन सी किताब लिखी है, उनके लेखक का नाम ये पूछा जा सकता है। जो हमारी उत्तराखंड स्पेशल सीरीज है, उसको लेकर भी आपके काफी कमेंट थे, यह आपकी कब से शुरू होगी। देखिए, उत्तराखंड स्पेशल सीरीज की पहली क्लास आपको कल यहां पर देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले हम जो 3 प्रमुख भाषाएं हैं राज्य की, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तीनों से संबंधित जो जो फैक्ट्स हैं अलग अलग किताबों में हैं, उनको कवर करेंगे। किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, उनके साहित्य को लेकर के, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनकी विशेषता, उनको लेकर के, उनके लेखकों को लेकर के सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि फिर जब भी आपको उस वीडियो का रिवीजन करना हो या उत्तराखंड की भाषाओं का रिवीजन करना हो, आपको अलग अलग वीडियो ना ढूंढना पड़े। एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपका रिवीजन भी आसानी से हो जाए। और एक बार हम तीनों भाषाओं के बारे में बेसिक आइडिया जान लेंगे, उनकी जो शॉर्ट नोट्स हैं डिटेल में कवर कर लेंगे। उसके बाद आपकी लोकोक्तियां, मुहावरे और शब्दावली की क्लासेस रेगुलर इंटरवल पे यहां पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो कल आपकी कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी को लेकर के एक डिटेल वीडियो यहां पर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा। तो 4 राजाओं के नाम दिए गए हैं। पवार वंश के 60 राजा थे पवार वंश में, और पवार वंश की क्लास में हमने डिटेल में सभी राजाओं को देखा, और फिर जब उत्तराखंड रिवीजन सीरीज करी उसमें भी कवर किया। इन चारों में सबसे पहले गद्दी पर बैठे थे महिपति शाह। महिपति शाह आपके 1631 से लेकर 35 तक गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। महिपति शाह के बाद गढ़वाल की गद्दी पर कौन बैठे थे? पृथ्वीपति शाह बैठे थे। पृथ्वीपति शाह 1635 से लेकर 1664 तक गढ़वाल के राजा रहे। तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपके आए थे फतेहपति शाह यानी कि 4, और फिर आए थे आपके ललित शाह 1 3 4 2। इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा।
ऑप्शन बी सही उत्तर है। यह आपका प्रीवियस ईयर का है, कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है, कर्क और मकर की संक्रांति किन के दो प्रमुख त्योहार हैं? तो उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जिनके दो प्रमुख त्योहार हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति? जनजाति का नाम है राजी जनजाति। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राजी जनजाति के दो प्रमुख त्योहारों के नाम अगर पूछेगा तो कर्क और मकर संक्रांति आप यहां पर कहेंगे। इसके अलावा एक त्योहार इनका और है जिसे गोरा अट्ठावली त्योहार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा ये किस जनजाति का त्योहार है, तो भी आंसर राजी जनजाति को कहेंगे। राजी जनजाति को वन रावत या वन रौत भी कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों के राजा कहे जाते हैं, जंगलों में ही ज्यादा ये निवास करते हैं। काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है राजी जनजाति। इनकी भाषा को क्या कहा जाता है? तो राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहा जाता है और इनके आवास, ये पेपर में आया है, रौत्यूड़ा कहा जाता है इनके आवासों को। एक और क्वेश्चन आता है, कौन सी जनजाति झूम खेती पर निर्भर करती है? तो झूम खेती पर निर्भर है राजी जनजाति। इसको भी ध्यान रखेंगे। राजी जनजाति के प्रमुख देवता, इनके बारे में पूछा जा सकता है। बागनाथ देवता किस जाति के प्रमुख देवता हैं? इन्हीं के हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है लक्ष्मी आश्रम से संबंधित, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लक्ष्मी आश्रम आपके कहां है? यह आपके कौसानी में है। इसे किसने स्थापित किया था? जो महात्मा गांधी की एक ब्रिटिश शिष्य थी, कैथरीन हाइलमन, जिनका नाम बदलकर क्या हो गया था? सरला बहन। तो सरला बहन के द्वारा कौसानी में एक आश्रम स्थापित किया गया जिसका नाम है लक्ष्मी आश्रम। इस चीज को आपने एक तो ध्यान रखना है। ठीक है, आश्रम के स्थापना को लेकर के डाउट है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, आपने 1941 को यहां पर याद करना है। इसी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई दो सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। इनके नाम थे कमला और बसंती। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये दोनों बहनें किस आश्रम से जुड़ी हैं? आप कहेंगे लक्ष्मी आश्रम। इसकी स्थापना किसने करी थी? सरला बहन ने। सरला बहन कौन है? महात्मा गांधी जी की शिष्य, और इनका मूल नाम क्या था? कैथरीन हाइलमन। ठीक है, इन्हीं सरला बहन से एक और महिला यहां पर प्रेरित हुई जिनका नाम है तुलसी देवी। और तुलसी देवी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रो नहीं आगे बढ़ो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा तुलसी देवी ने दिया था। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना। और ये किसकी प्रेरणा से आगे बढ़ी या किसकी से प्रेरित थी? तुलसी देवी आपके सरला बहन से प्रेरित थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य की प्राचीन शासक कुड़िंदों को द्विजमुख कहा है? देखिए, कुड़िंदों को महाभारत में द्विज कहा गया है। ठीक है, और कुड़िंद राजा को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इस चीज को हम पढ़ते हैं। इनमें से किसने अपनी पुस्तकों में कुड़िंदों के लिए द्विजमुख शब्द का इस्तेमाल किया है? यह इस्तेमाल वराहमिहिर ने किया है। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ चंद राजा दिए हैं, दूसरी तरफ उनके किए गए कार्य दिए हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं कौन किसके साथ मैच करता है। पहला दिया है इंद्रचंद। इंद्रचंद को क्यों जाना जाता है? इंद्रचंद को जाना जाता है रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए, यानी पहले का आपका दूसरा होगा। अब देखिए, पहले आपसे ऐसे ही क्वेश्चन आते थे कि कुमाऊं में रेशम वस्त्रों का उत्पादन किसने शुरू किया? राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा कौन लाया? नेपाल की अधीनता से कुमाऊं को किसने मुक्त किया? या शोर के बम राजाओं को किसने हराया? आपको 4 अलग अलग बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी एक बात पता है, और सबसे कॉमन अगर इंद्रचंद वाली ही बात पता है या रेशम का उत्पादन इसने शुरू कराया था, यानी ए का 2 होगा। अब अगर हम विकल्पों को देखें, ए का 2 सिर्फ आपको एक जगह पर देखने को मिल रहा है, बी वाले में, यानी यही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। बाकी आपको चेक भी करने की आवश्यकता नहीं है। और एग्जाम में अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम आपके इसी तरीके के विकल्प आते हैं कि आपको 1 या 2 भी पता हो तो आप आंसर टिक कर जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंद्रचंद रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू करवाता है। बालो कल्याण चंद की बात करें तो इसने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लाया, और राजधानी बनी कब कुमाऊं की या चंद वंश की? अल्मोड़ा। इसी के काल में, ठीक है, स्थानांतरित भीष्मचंद ने करी थी और इसके काल में राजधानी बनी थी। भारती चंद ने नेपाल की अधीनता से मुक्त करवाया था, और रतन चंद ने बम राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते हैं? तो मैप आपको उत्तराखंड का अच्छे से पता होना चाहिए, कौन से जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है।
क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे अब ज्यादा एग्जाम में बनने लगे हैं। देखिए, अगर हम कुमाऊं और नेपाल की बात करते हैं, जो आपका उत्तराखंड का इधर वाला इलाका, इधर की साइड आपका सारा नेपाल पड़ गया। इधर से आपका आता है एक जिला जिसे हम कहते हैं पिथौरागढ़। इसके बाद आपका साइड में जुड़ जाता है चंपावत और नीचे की साइड से आपका जुड़ जाता है उधम सिंह नगर। तो नेपाल के साथ कुमाऊं के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। और कुमाऊं में जिले कितने हैं? कुमाऊं में जिले हैं 6। 3 करते हैं, यानी 3 जिले सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन करते हैं? हमने भूगोल वाली सीरीज में भी देखा है, कई बार इसको पढ़ा है कि पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर ये नेपाल के साथ लगते हैं और पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये चाइना के साथ लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है? तो देखिए, मूर्तियों का भंडार ये कहा जाता है लाखा मंडल को। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पर होगा। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में किन 2 राजाओं के नाम उल्लेखित हैं? तो त्रिशूल लेख हमें गोपेश्वर के मंदिर से मिला है और इसमें 2 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। एक है नागपति नाग और दूसरा है अशोक चल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? देखिए, कालसी अभिलेख की बात करते हैं, किसका है? मौर्य शासक अशोक का यह अभिलेख है। ठीक है, और कहां से मिला है? कालसी से मिला है। यह अभिलेख कब का है? यह अभिलेख 257 ईसा पूर्व का है और इस अभिलेख की खोज कब करी गई थी? 1860 में। किसके द्वारा करी गई थी? जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसे खोजा गया था। इस अभिलेख से क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो कुड़िंद थे वो मौर्यों के समकालीन थे, उनके अधीन थे। इसकी भाषा क्या है? यह प्राकृत भाषा में है और ब्रह्म लिपि में लिखा गया है। ठीक है, इस कालसी अभिलेख में यहां के जनता के लिए, यहां के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का इस्तेमाल किया गया है और यहां के क्षेत्र के लिए यानी उत्तराखंड के लिए अपरांत कहा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किस राजा के समय में हुई थी? तो देखिए, प्रताप हाई स्कूल यहां पर दिया है, तो प्रताप शाह इसका आंसर यहां पर नहीं होगा। एक सीरीज है, आपने बस उसको याद करना है, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो पेपर में आ चुका है। टिहरी में अंग्रेजी स्कूल किसने खोला था? अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी थी? प्रताप शाह ने करी थी। कुछ दिन पहले हमने इसको देखा भी था। प्रताप शाह ने 1883 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। टिहरी में प्रताप जूनियर स्कूल खोला था प्रताप शाह ने। कौन सा स्कूल खोला था? प्रताप जूनियर स्कूल। इसी जूनियर स्कूल को प्रताप हाई स्कूल में अपग्रेड किया था, इसको तब्दील किया था जो प्रताप शाह के बाद राजा बना कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह के बाद राजा बने नरेंद्र शाह और उन्होंने प्रताप हाई स्कूल को प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो जूनियर स्कूल पूछेगा प्रताप शाह के नाम से तो प्रताप शाह, हाई स्कूल पूछेगा तो कीर्ति शाह और इंटरमीडिएट पूछेगा तो नरेंद्र शाह। अब आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, तीनों एक ही स्कूल है लेकिन पूछा जाता है। जैसे यहां पर प्रताप हाई स्कूल पूछ लिया तो आप आंसर क्या करेंगे? कीर्ति शाह करेंगे। प्रताप इंटरमीडिएट स्कूल पूछा होता तो आप नरेंद्र शाह कर देते। क्वेश्चन बने हैं इस टाइप के, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, डोरी पैमाइश व्यवस्था किस राजा ने चलाई थी? तो टिहरी रियासत में भूमि मापन के लिए डोरी पैमाइश व्यवस्था को किसने शुरू किया था? इसे नरेंद्र शाह ने शुरू किया था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। टिहरी के भूमि बंदोबस्त के बारे में हमने पढ़ा है कि टिहरी में कुल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। अंतिम भूमि बंदोबस्त जो टिहरी में हुआ था वो 1924 में नरेंद्र शाह ने करवाया था और टिहरी में डोरी पैमाइश भू व्यवस्था की शुरुआत भी ये करता है। ठीक है, जबकि जो जूलिया पैमाइश है कुछ दिन पहले ही इसको देखा था, इसकी शुरुआत किसने कराई थी? इसकी शुरुआत प्रताप शाह ने करवाई थी। नेक्स्ट है, हुडली शिलाश्रय किस नदी घाटी पर मिला है? तो देखिए, नीले रंग के शैलचित्र, आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत बार आता है। नीले रंग के शैलचित्र हमें राज्य में कहां से मिले हैं? हम कहते हैं उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि किस नदी घाटी से मिले हैं? सही आंसर है यमुना नदी घाटी से मिले हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो लोकेशन याद करेंगे, कहां से मिले हैं, किस रंग के मिले हैं और आप नदी घाटी को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंदकाल में विष्णु प्रीति क्या था? देखिए, चंदकाल में या उत्तराखंड के प्राचीन काल में, क्योंकि पंवार काल में भी लगभग यही आपकी शब्दावली थी विष्णु प्रीति को लेकर के। जो विष्णु प्रीति होता था उस समय क्या होता था? देखिए, उस समय उत्तराखंड में 3 कंडीशन होती थी जब राजा किसी को भूमि दान देता था।
एक होती थी विष्णुप्रीति भूमि या जिसे संकल्प भूमि भी कहा जाता था, एक होती थी रौत भूमि जिसके बारे में अभी हाल ही में पूछा गया था, और एक होती थी जागीर भूमि। ये 3 टाइप की भूमियां होती थी। संकल्प या विष्णुप्रीति भूमि जो उस समय विद्वान ब्राह्मण होते थे उनको दी जाती थी। ठीक है, तो मंदिरों को टिक नहीं करना है आपने। विष्णुप्रीति भूमि उत्तराखंड में पुराने टाइम पर किसको दी जाती थी? विद्वान ब्राह्मणों को, यानी साधु महात्मा ब्राह्मण यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रौत भूमि थी वीरता दिखाने के लिए सैनिकों को दी जाती थी। ठीक है, और जागीर जो प्रमुख राज्य अधिकारी होते थे उनको दी जाती थी। ठीक है, तो ये 3 भूमियां आपको याद करनी है। अभी आपसे रौत पूछी गई कि वीरता दिखाने के लिए क्या दिया जाता था? रौत भूमि। अगली बार पूछ लेगा विद्वान ब्राह्मणों को, या सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगा विष्णुप्रीति क्या थी? तो विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी उसे कहते थे। ठीक है, कंफ्यूजन होगा कि मंदिर होगा या ब्राह्मण होंगे, आपने विद्वानों को यहां पर टिक करना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहां पर सुमेलित करना है। एक तरफ आपको नदी दी गई है, दूसरी तरफ नदी बेसिन क्षेत्र दिए गए हैं। तो किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है, किसका कम है, उसके आधार पर आपने यहां पर बताना है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है काली नदी, और काली नदी का जो बेसिन क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा है 11,467। ये किसका हो जाएगा? काली नदी का हो जाएगा। काली नदी के बाद आती है दूसरी प्रमुख नदी अलकनंदा, ये दूसरे स्थान पर है। तो ये हो जाएगा 10,951। ठीक है, इसके बाद यमुना और कोसी में से किसका ज्यादा है बेसिन क्षेत्र? तो ध्यान रखेंगे कोसी नदी का ज्यादा है, 6,753 यहां पर इसका हो जाएगा। ठीक है, और फिर आती है यमुना। तो ये इसका सही क्रम है, यानी पहले का 3 है, दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का आपका 1 हो जाएगा, और चौथे का 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 यहां पर ऑप्शन ए सही विकल्प हो जाएगा। नदी बेसिन क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा काली का है, उसके बाद अलकनंदा, तीसरे नंबर पे भागीरथी आती है, लेकिन भागीरथी विकल्प में है नहीं। चौथे नंबर पे कोसी आती है। ठीक है, और फिर आपकी रामगंगा और फिर यमुना आती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? तो उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र यह आपके कालागढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? तो देखिए उत्तराखंड में अभी तक कुल 12 बार भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ठीक है, इन 12 बार में से 11 बार ब्रिटिश के द्वारा करवाया गया था, ब्रिटिश काल में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश काल का जो 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त था 1928 के आसपास हुआ था, केवल गढ़वाल में हुआ था और इबर्टसन ने इसको करवाया था। जो 12वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त है वो आजादी के बाद हुआ, 1960 से 64 के मध्य में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उत्तराखंड के भूमि बंदोबस्त के बारे में किस अधिकारी ने, किस शासक ने यहां पर करवाया, उन सब के ऊपर एक डिटेल्ड क्लास बना हुआ है जिसमें हमने सभी के भूमि बंदोबस्त को डिटेल में जाना था। नेक्स्ट है तत्सत और दामोला जैसी विवाह की प्रथाएं निम्नलिखित किस जनजाति से संबंधित हैं? तो तत्सत और दामोला क्या है? विवाह संबंधी प्रथाएं हैं, और किस जनजाति में प्रचलित हैं? भोटिया जनजाति में प्रचलित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए भोटिया जनजाति में विवाह को दामी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा भोटिया जनजाति में प्रचलित दामी क्या है? तो ये विवाह है, और इसकी कुछ प्रथाएं हैं जिनको बोला जाता है तत्सत और दामोला। ठीक है, इसके अलावा भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है? तो भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को थौची बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर करेंगे पौड़ा नृत्य। ठीक है, इसके अलावा जौनसार के भी विवाह से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। जौनसार क्षेत्र में विवाह की कौन कौन से प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक है आपका बेविकी, इसके अलावा एक है आपका बाजदिया, और एक है आपका बोइदो दिकी। ये किसमें प्रचलित है? जौनसारियों में प्रचलित है। ठीक है, और 3 टिकटी प्रथा या 3 टिकटी विवाह, अदला बदला विवाह, बदला विवाह किस में प्रचलित है? वो थारुओं में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? देखिए 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको पूछेगा इनमें से किस झील की आकृति जानवरों के खुर के समान है। अगर जानवर का नाम लेकर पूछेगा, कोई पर्टिकुलर नहीं पूछेगा कि अश्वखुर के समान बताइए, जानवरों के खुर के समान पूछेगा तो आप टिक करेंगे खुरपर ताल। ठीक है, लेकिन अगर अश्वखुर के बारे में पूछेगा तो एक ताल है उत्तराखंड में नल दमयंती ताल, और इस झील की आकृति जो नल दमयंती ताल है इसकी आकृति है अश्वखुर के समान।
अब यहां पर नल दमयंती ताल तो है नहीं विकल्प में, आपको पता होना चाहिए जो नैनीताल में 7 ताल है उन्हीं में से एक ताल का नाम है नल दमयंती ताल। तो इसका आंसर यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, तो जानवरों के खुर के बारे में पूछेगा तो खुरपर ताल, और अश्व खुर के बारे में पूछेगा तो 7 ताल और स्पेशली नल दमयंती ताल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आया है पेपर में नल दमयंती ताल को लेकर के कि किस ताल में मान्यता है कि मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं, वो भी आपका नल दमयंती ताल है। 5 कोने वाला ये ताल है, 5 कोणिया ताल है, पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया और इनको डिटेल के साथ यहां पर देखा। इसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल सीरीज के बारे में भी हमने बात करी, हमारी परीक्षावाणी एमसीक्यू सीरीज के बारे में भी बात करी, और जो आपकी भूगोल और संविधान की थ्योरी की क्लास हैं उसके बारे में भी जाना कि वो आपकी इसी मंथ यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छे से आपके पूरे जो दोनों टॉपिक हैं खत्म यहां पर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे कि घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट आता है उनकी प्रैक्टिस हम यहां पर करें। तो पिछले वर्ष ही हमने उस सीरीज को शुरू किया था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है उनको हमने कवर किया था टॉपिक वाइज में। एग्जाम टाइम पे रिवीजन सीरीज हमने शुरू करी थी तो उन क्लासेस को रोक दिया था, तो आप वहां से घटना चक्र को कवर कर सकते हैं। तीनों के हमने एक में 13 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, एक में 21 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, एक में 14 पार्ट्स कर लिए हैं, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। जब हमारी थ्योरी की जो डिटेल क्लास है भूगोल और संविधान वो कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद घटना चक्र वाली क्लास को दोबारा से यहां पर कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए, घटना चक्र के माध्यम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपके टॉपिक वाइज आपको मिल जाए। और मिक्स रिवीजन के लिए टॉप जीके वाली सीरीज हमारी चल ही रही है, उत्तराखंड के मिक्स रिवीजन के लिए हमारी ये वाली सीरीज चल रही है और जल्द आपको उत्तराखंड की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।